आज हमारी चर्चा का विषय है कानून अनुसार औरतों का संपत्ति पर हक, उनके खिलाफ भेदभाव और उन्हें पुरुषों के बराबर का हक न मिलना। भारत में संपत्ति का अधिकार व्यक्तिगत और धार्मिक अधिकार के क्षेत्र में आता है, जैसे कि हिंदू, मुसलमान और ईसाई संप्रदाय। 1956 का हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम यानी कि हिंदू सक्सेशन एक्ट ज्यादातर स्त्रियों के संपत्ति अधिकार पर असर करता है। स्त्रियों का संपत्ति अधिकार पुरुषों के बराबर का न होना भारतीय संविधान के प्रतिकूल है, जहां की हर एक व्यक्ति के लिए एक कानून हर एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। भारत की संपूर्ण संपत्ति से 90% यानी कि 90% कृषि भूमि या खेती हर जमीन के रूप में है। जहां तक संपत्ति उत्तराधिकार का मामला है, करीब करीब हर प्रदेश में खानदानी संपत्ति में स्त्रियों के खिलाफ भेदभाव किया जाता है और परिवार के पुरुष सदस्यों को ही ये हक मिलता है। इस प्रोग्राम में हम इस भेदभाव का एक उदाहरण देखेंगे जो कि उत्तर प्रदेश में रहने वाली श्यामकली और उनकी बेटियों ने भुगता। जब मेरी शादी हो गई उसके बाद मैं दिल्ली में आके सेटल हुई। जब मेरी उम्र 32 साल की थी, जब मेरे ऊपर एक इतना बड़ा झटका लगा कि मेरे पति की मृत्यु हो गई। और जब मेरे पति की मृत्यु हो गई तब मेरे पास 5 बच्चे थे। मैं जब गांव में गई मेरे पति की संपत्ति के लिए, वहां जाके जब देखा मैंने कि जो है समान काम समान अधिकार जो संविधान के अंदर रोज पढ़ा जाता था, वहां जाके मेरी आंख खुली कि वहां पर मेरे पति की संपत्ति मेरे नाम पे नहीं हो सकती। मेरे पति की संपत्ति जो खेती बाड़ी की संपत्ति थी, वो संपत्ति मेरे बेटे को ही जा सकती है, पुरुष को ही जा सकती है, किसी महिला को संपत्ति नहीं जा सकती है। माई दादा जब ये 5 साल के रही तब हमें अलग कह दिए। हमार गोड़ पकड़ रहल, ठीक नहीं रहल, तब अलग कह दी। तो हम कहली हमरे सबके समय पर छोटे में शादी ब्याह होता है, तब हम कहली हमरे पास जब भर्ती ना आई बा तो हमें नहीं पढ़ेबे करी। तब पढ़ावे लागे भैया। हाँ, ओकरे बाद तब मैंने 10 तक तो पढ़ी। ठाकुरों की गांव सोचे कि ये नीच कौम के हैं तो पढ़ावे ना, बहुत रुकावट रहा पहले। लेकिन तब मैंने पढ़ाए न जान अपना वही छिके। हाँ, हम कहे चाहे जो कुछ हुए पढ़ाई। हाँ, पढ़ाए। उसके बाद तब फिर अपन शादी ब्याह हुए किहल गई, फिर अपन दिल्ली चली गई। तब से दिल्ली में रह रही हैं। जब मेरे हस्बैंड जीवित थे तो बंटवारा हो चुका था हमारा खेत का, तो 3 हिस्से उसके हो गए। उसके बाद जब 3 हिस्से हुए तो हमारा और उसके 2 लोग हिस्सेदार बने, एक मेरा देवर और एक मेरे हस्बैंड। तो जो देवर खेती करता था, रामसा है, तो ये जैसे फसल होता था, गेहूं की फसल है और चावल की फसल है, जब धान बोते थे तो तभी से वो बोल देते थे कि भाई हमको इतना पैसा चाहिए खाद के लिए, बीज के लिए, ये वो करके। तो वो हस्बैंड हमारे इनको बाय मनी ऑर्डर भेज देते थे, या राम साहब गए दिल्ली तो उस समय लेके आया करते थे। मतलब उस समय तक जब तक वो जीवित रहे तब तक कुछ ना कुछ पैसा इनको खेती के लिए देते थे। लेकिन जब हम लोग बाय द वे अपने गांव में आए और वहाँ से जा रहे हैं तो ज़्यादातर हम लोग अरहर की जो दाल है वो ज़रूर ले जाया करते थे। बाकी प्रॉपर्टी का हिस्सा कितना हुआ, हिस्सेदारी का कोई जो है अनाज नहीं गया वहाँ पर, कोई भी फसल में नहीं गया। तो इस तरीके से मतलब एक तरीके का जो हिस्सेदारी है ना, वो हिस्सेदारी कभी नहीं हुई। मुसीबत है तो उसका जो यहाँ पर खेती बाड़ी है, गल्ला पदाई है, पैदा होता है, उसको आप ले जा सकते हैं। अभी तो हम लोग कुछ देते नहीं हैं। हाँ,
यदि उसको ज़रूरत पड़ेगा तो यहाँ से हम दे सकते हैं। कानून में अगर पति इनके नाम लिख जाते तो इन्हीं की जायदाद रहती। अच्छा, नहीं तो लड़के का नाम से जाए। लड़कियों को कुछ नहीं मिलने वाला है यहाँ पर, नियम नहीं है, लड़कियों का यहाँ नियम नहीं। अच्छा, और बाप बेटी के बारे में क्या सोचते हैं? अगर बाप ही लड़का नहीं है बाप की तो बेटी का ही जायदाद लिख सकता है। हम लोग तहसील से होके, तहसीलदार से, पटवारी से, सबसे मिलके जब घर पहुँचे और ये हुआ कि भाई संपत्ति जो भी है वो मेरे नाम पे नहीं आएगी, तब वो चचिया सास हैं जो है बेलवरिया वाली, वो बोली कि भाई अब संपत्ति का बंटवारा हो जाएगा, एक आधी तो तुम्हारे पास बेटे के पास जाएगी, आधी उसके पास जाएगी, और अभी बच्चे सब छोटे छोटे हैं, इसलिए ऐसा करो कि राम सहाय के साथ शादी कर लो, है ना, तो संपत्ति का बंटवारा नहीं होगा। तो उस टाइम पे काफ़ी मुझे बुरा लगा और मैंने मना कर दिया कि ऐसा हो नहीं सकता है। जब खुटियन गए तो हमारी ज़मीन, तो हम लोगों को पता है कि हाँ हमारी ज़मीन है यहाँ पर, तो ज़मीन किसके नाम है क्या है इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता था। वो तो बाद में जब पिताजी ख़त्म हुए कि हाँ हमारी ज़मीन कौन सी, हमने अपना हिस्सा जब पूछा तब पता चला कि ये हमारा हिस्सा यहाँ है। तो उसके बाद जब नाम करवाने की बात आई तो वो पहले तो सोचा था कि मम्मी के नाम हो जाए, पर वहाँ के कानून के मुताबिक मम्मी के नाम नहीं हो सकती थी। अब मम्मी के नाम नहीं हो सकती तो उसके बाद बचता हूँ मैं, फिर वो मेरे नाम के हो कि हम लोग जब वहाँ गए तो भरोसे के ऊपर कागज़ छोड़े आए थे कि हाँ ये मेरे नाम हो जाएगा, फ़ोटो वगैरह दे करके। पर जब वहाँ बाद में गए तो पता चला कि हाँ भाई वहाँ तो लावारिस करार दे रखा है कि इनका कोई है नहीं, इसलिए ये प्रॉपर्टी जो है हमारे ही नाम रहेगी। फिर अब उसी के नाम अब ही पड़ा है। फिर बाद में वो बताई दी जो कि अपने बेटवा के ले जाके ठड़िया कचहरी में, तो अपने बेटवा के ले जा कचहरी में अपने बेटवा के सुरेंद्र बनाई के वरासत मतलब अपने नाम लिखवाए ले चक्कर में रहे। फोटो किसी और की थी, नाम मेरे ही चल रही थी। हमें ऐसा लगता नहीं था कि हमारे चाचा हमारे साथ ऐसा कुछ कर सकेंगे। तो फिर मम्मी को पता चला तो मम्मी फिर गांव गई, वहाँ पर सारी बातें जो भी हुई उसके बाद मम्मी ने वहाँ पर देखा कि औरतों के लिए मतलब ऐसा है कि वहाँ पर माँ को नहीं मिलना चाहिए कुछ भी, जो भी कुछ है वो बेटे को मिलना चाहिए। श्यामकली नाम की एक महिला जो विधवा हो गई, उनका केस मेरे पास आया था। उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी, उनका खेती की जो ज़मीन थी उसके तहत उन्होंने अपना एक हक क्लेम करने के लिए मेरे से अप्रोच किया, मेरे से संपर्क किया। हम उनके केस के बारे में, क्योंकि उनके एक लड़का है और वो चाहती थी कि खेती की ज़मीन पे हमारा भी नाम आना चाहिए, उनको लेकर हम उनके ज़िला बस्ती में, श्यामकली के ज़िला बस्ती में हम गए थे और हमने वहाँ जाकर के अप्लाई किया। जो दाखिल खारिज होता है, एक प्रोसेस है लैंड रेवेन्यू एक्ट के अंदर कि मरने के बाद जो व्यक्ति मर जाता है उसके वारिसों को दाखिल खारिज होता है, उसको दाखिल खारिज कराने के लिए अप्लाई किया था। वहाँ पर अप्लाई करने के बाद जो तारीख दी, उस तारीख में जब हम गए तो पता लगा कि इनके लड़के के नाम पहले से ही उन्होंने एंट्री कर दिया, दाखिल खारिज कर दिया गया, हमारी एप्लीकेशन वहाँ खारिज हो गई। ये वहाँ का कानून जो खेती की ज़मीन के बारे में है, वहाँ का है कि अगर कोई पुरुष खेती की ज़मीन से अगर मर जाता है तो उसका हक उसके लड़के को मिलता है। गांव में भारत की संपूर्ण संपत्ति का 90% हिस्सा है। मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि 90% हिस्सा तो संपत्ति का है ही, उसका 90% का भी 90% हिस्सा गांव की ज़मीन का कृषि भूमि है। और हमारी भारत की जनसंख्या का 90% हिस्सा इस कृषि भूमि की आय पर ही निर्भर करता है। वहाँ जो कानूनी स्थिति है अधिकारों के संबंध में महिलाओं और पुरुषों की दृष्टि से, वहाँ पे पूरी असमानता है महिलाओं के विरुद्ध। अगर किसी पुरुष की
मृत्यु हो जाए और उसके नाम पर जमीन है तो उसका दाखिल खारिज उसके किसी पुरुष रिश्तेदार के नाम पर भी होगा, महिला के या विडो के नाम पर या उसकी लड़की के नाम पर। अगर विडो ना हो, लड़की हो तो लड़की के नाम पर नहीं होगा। हिंदू सक्सेशन एक्ट 56 का जो है या उससे पहले भी जो परंपरा है, कस्टम्स देखे जाते हैं कोर्टों में, कानूनों में कस्टम्स देखे जाते हैं, किस परंपरा के मुताबिक का क्या बंटवारा होता है। कुछ हिस्सा को छोड़कर, हिंदुस्तान के कुछ इलाकों को छोड़कर, कुछ राज्यों को छोड़कर, जैसे एक बंगाल है, छोटनागपुर संथाल परगना है, और यहाँ है मिथिलांचल है, बिहार का मिथिलांचल है। ये कुछ इलाके में, इस इलाकों को छोड़कर बाकी पूरा हिंदुस्तान में एक मिताक्षरा कानून चलता है, मिताक्षरा नियम चलता है। उसमें ये होता है कि पैतृक संपत्ति में सिर्फ पुरुष का ही हक होता है, लड़कों का हक होता है, लड़कियों का नहीं। लड़कियां ज्यादा से ज्यादा कस्टोडियन हो सकती है, संरक्षिका बन सकती है, उसमें ज्यादा से ज्यादा हक बनता है उनका मेंटेनेंस का, खर्चा पत्रा का। कानून ने महिलाओं को कृषि भूमि के संबंध में प्रैक्टिकली कोई अधिकार नहीं दिए। जैसे जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ेगा हम देखेंगे कि कृषि भूमि के अलावा और दूसरी जायदादों में स्त्रियों के उत्तराधिकार की स्थिति क्या है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, इन 5 प्रदेशों को छोड़कर और किसी भी प्रदेश में पिता के मरने के बाद या उसके जीते जी बेटियों को संपत्ति में बेटों के बराबर का हिस्सा नहीं मिलता, जबकि बेटों को और परिवार के पुरुष सदस्यों को ये अधिकार जन्म से ही सिद्ध होता है। उन्हें समभागी या को-पार्टनर माना जाता है। परिवार की लड़कियां पारिवारिक जायदाद मिलने पर भी उसका बंटवारा नहीं करवा सकती। उन्नीस के हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 में ये जो डिफरेंस है वो दिया हुआ है, और जिसके मुताबिक किसी भी लड़की को अपने स्वयं के कारण उसको अधिकार नहीं मिलेगा। ये कोपर्सनरी प्रॉपर्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि बर्थ से, किसी परिवार में जन्म ले लेने से उसको पूर्वजों की संपत्ति में अधिकार मिल जाता है। ये लेकिन केवल पुरुषों को दिया हुआ है, महिलाओं को नहीं दिया हुआ। श्यामकली की बेटियां इस कानून के बारे में क्या कहती हैं? ये जो कानून है वहाँ गलत है। कुछ पता नहीं रहता कि लड़कियों को जरूरत पड़ती रहती है, क्योंकि हमेशा उनको किसी ना किसी के ऊपर आश्रित छोड़ दिया जाता है। बचपन में होती है माँ बाप पे आश्रित होती है, शादी हो जाती है पति पे आश्रित हो जाती है, और फिर जब पति नहीं रहता या विधवा हो जाती है तो उसको घर पे आने पे भी कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि जो भाभी वगैरह होती है वो नहीं खिला पाती। 1 दिन खिलाएंगी, 2 दिन खिलाएंगी, उसके बाद फिर उनकी आंखों में भी खटकने लगते हैं सब लोग। इसीलिए अगर उसमें हमारा भी हिस्सा होगा तो हम लोग भी हक से उसमें रह सकते हैं। जब वो हमें कुछ कहेंगी तो हम भी कह सकते हैं कि तुम ये किस बात पे कह रहे हो, जब इसमें हमारा भी हिस्सा है। हम रह रहे हैं, अपने घर में रह रहे हैं। कोई भी है अपने लड़के के पक्षपात रखते हैं, लड़कियों की कोई सुनवाई नहीं होती है। जैसे माँ बाप है, हर कोई जैसे कहेंगे भाई लड़की का इसमें से हिस्सा होना चाहिए, तो माँ बाप ही राजी नहीं होंगे कि हम अपनी लड़की को हिस्सा दें मकान में से। जब मेरे पति गुजर गए तब ये हुआ कि भाई अब घर कैसे चलेगा। तब हमारे मिल से कुछ पैसा हमको मिला था। फिर मैंने 30,000 में एक हमारे अपने साथी एडवोकेट थे, उनके साथ कुछ काम किया, और अभी भी मैं काम करती हूँ वहाँ पे। और उसके साथ साथ फिर हमने एक NGO रजिस्टर कराया, रिश्ते जिसका नाम है। उसके माध्यम से मैंने लोगों को पढ़ाना, बच्चों को, महिलाओं को पढ़ाने का काम किया। फिर उनको, महिलाओं को जैसे दहेज के लिए छोड़ दिया, बाहर निकाल दिया घर से, उनका दहेज निकलवाना, उनका खर्चा दिलवाना, मतलब इस तरीके से भी हमने काम किया। लीगल लिटरेसी के ऊपर भी काम किया। कानून में विधवाओं के लिए कोई व्यवस्था न होने की वजह से कई प्रदेशों में हम देखते हैं कि विधवाओं पर सामाजिक दबाव डाला जाता है कि वो ससुराल के किसी भी पुरुष सदस्य से शादी करें, भले ही वो उम्र में भी छोटे हों। प्रोग्राम के अगले हिस्से में
हम हरियाणा के महेंद्र और रोशनी देवी की कहानी देखेंगे। यहाँ बड़े भाई की मृत्यु के बाद छोटे भाई महेंद्र ने अपनी भाभी रोशनी देवी के साथ शादी इसलिए की कि पारिवारिक जायदाद परिवार में ही सीमित रहे। मैं यहाँ 3 महीने से कर रहा हूँ जी काम। मैं जब 17 साल का था जी, मैं सिलाई का काम करता था जी, बेरली में जी, हरियाणा में पड़ता जी। वो भी जब मेरा भाई का एक्सीडेंट हुआ था जी, उसके बाद हम उसको दिल्ली ले आए थे जी। पहले से भी दिल्ली रहे थे जी, उसके बाद यहाँ इलाज करवाया जी उन्हों का, वो ठीक नहीं हुए जी। उसके बाद उनका देहांत हुआ था। संपत्ति जो भी थी, हमारे 2 भाई थे ना जी, जो भी संपत्ति थी वो हमारे दोनों की आधी आधी होनी थी जी। उसके बाद मैंने सोचा ये ज़मीन चली जाएगी मेरे पास से भी, अब भाई तो गया जी, ये ज़मीन भी चली जाएगी। इसलिए मैंने यही फैसला किया था कि दोनों हम इकट्ठे रहेंगे जी। जो भी हिस्सा है मेरा भी वो इन बच्चों के लिए है, और मेरे पास आधा भाई का हिस्सा था जी, वो भी मैंने अपने बच्चों के पास ही है जी। फैसला यही था जी, हमारे घर वाले बोले ठीक है घर में देवर है तो इसी को चुन्नी उड़ा देते हैं। जैसे हमारे भाई आ गए हैं, पिताजी तो थे नहीं हमारे, भाई आ गए हैं और महेंद्र के हाथ में पैसे दे गए हैं 51 रुपये, और जैसे वो टीका चढ़ाते हैं ऐसे कर गए हैं। उसके बाद कपड़े ला करके चुन्नी उड़ा गए हैं। यही होता है। महेंद्र से आप कितने बड़े हैं? महेंद्र से तो मैं होंगी कितनी 10 होंगी। सोचा ये था जी, एक तो घर में आदमी नहीं था, और फिर दूसरा क्योंकि सब रिश्तेदारों का देख करके 2 साल तब कोई सहारा नहीं मिला, तब तो करना पड़ता है। फिर तब इन्होंने कहा जी ठीक है हम घर में रह जाते हैं, कोई ऐसी दिक्कत है नहीं। हमारे समाज में महिलाओं को व्यक्तिगत संपत्ति माना जाता है, और यही समझ हमारे देश के कानून की है। ये व्यक्तिगत संपत्ति की जो समझ है, इसी के नाते महिलाओं को कोई अधिकार देने के लिए तैयार नहीं है। उसको ये समझते हैं कि घर में उसको रोटी कपड़ा मिल गया और बस उसको आगे किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए कम से कम कानून को ये समझना चाहिए कि जब संविधान में औरत और मर्द का समान कानून है, समान चीज़ें लागू होती हैं, तो महिलाओं को यहाँ पर भी संपत्ति में भी बराबर का हक मिलना चाहिए। अब हम देखेंगे कि दिल्ली की पुनर्वास कॉलोनियां और झुग्गी झोंपड़ी बस्तियों में सरकार द्वारा दिए गए घरों के अधिकार पत्र अक्सर पुरुष सदस्यों को ही दिए जाते हैं। प्रेम देवी, मुराही देवी और दुर्गा देवी की कहानी ये बात साबित करती है। आज हम लोग बैठे हैं यहाँ पर हिंदू अधिनियम में, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में महिलाओं को क्या अधिकार है, संपत्ति में महिलाओं को क्या मिलता है। तमाम राज्यों के अंदर यही कानून है कि पुरुष के बाद संपत्ति पुरुष को ही जाएगी, महिला को संपत्ति नहीं जाएगी। इतनी दिक्कतें आती हैं कि जब लड़की की शादी होती है तो दहेज के कारण उनको मार दिया जाता है। वो क्या विवाद होता है, संपत्ति का विवाद होता है कि उनको जिस तरीके से लड़के वाले मांग जांच चाहते हैं वो उनको नहीं मिल पाता है। इसीलिए लड़की के साथ वो जो है शुरुआत से ही उसके साथ दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं। फिर आगे जब उसकी ज़िंदगी शुरू होती है तो सास भी कुछ कहेगी तो ससुर भी कुछ कहेगा, उस तरीके से भी दिक्कत आती। ये संपत्ति का विवाद गरीब महिलाओं में भी है, अमीर महिलाओं में भी है, अनपढ़ महिलाओं में भी है, पढ़ी लिखी महिलाओं में भी है। क्योंकि आज के युग में हम देखते हैं कि जो लोग कारों में घूम रहे हैं, बैंक बैलेंस भी है, बहुत बड़ी कोठी भी है उनके पास, लेकिन उसके बावजूद जब उनके साथ कोई दुर्घटना होती है तो वो भी आगे सड़क पे चौराहे पे खड़ी हो जाती हैं। मेरा नाम प्रेम है, मैं इंदिरा झील में रहती हूँ। मेरे पहले 2 बच्चे थे, मेरा घरवाला गुजर गया। जो देवरों के साथ मेरी शादी कर रहे थे वो था छोटा 10-11 साल का, तो मैं बोली अभी नहीं करूँगी। सास ने मेरे को कहने लगे नहीं करेगी, अपने घर जा, बच्चे मेरे हवाले कर दे। मेरे पिताजी गए थे लेने, वो कहने लगे बच्चे जब ये रहेगी इसकी माँ वहीं बच्चे रहेंगे, दूसरी जगह जाएगी तो हम अपने बच्चे भेज देंगे तेरे, या तो रख लेंगे। फिर मैंने यहाँ अपनी मर्जी से शादी कर ली थी। उनके 4 बच्चे थे, पहले काम पे आती थी ना तो मैं यहीं रहती थी, तो अपनी मर्जी से शादी कर ली। 4 बच्चे थे, उसमें से 1 लड़की गुजर गई, 2 बच्चे मेरे यहाँ हो गए आने के बाद।
अब वो घर वाला भी गुजर गया, वो देवर ने एक लड़के को तो ले गया, एक जो अपाइज है वो मेरे पास है। लड़की की शादी मैंने कर दी, सारा सामान मैं पहुंचाती हूँ लड़की का, और वो आने नहीं देते लड़के को, यूँ कहते तो इसको मारती पीटती हैं। और मेरे ऊपर भी 2 बार उसने हाथ उठा के गए, मिट्टी का तेल भी गिरा उन्होंने। और मकान में से निकालना भी चाहते हो तो पड़ोसी वो आ जाते मेरे साथ देने के लिए, भाई इसको कैसे निकालोगे, हम तो इसी को जानते हैं, आपको नहीं जानते। मेरी प्यारी बहनों, मेरा नाम है शारदा देवी, मैं इंदिरा झील में रहती हूँ, सुल्तानपुरी में। मेरे साथ में ये प्रेम जो है पड़ोस में रहती है, इसके देवर जेठ उसको बहुत परेशान करती। इसका आदमी गुजर गया है, वो प्लॉट के चक्कर में इसको मारने की भी धमकी देते हैं और उसको निकालने के भी देते हैं। रात के टाइम में मैं खाना बना रही थी, आके मेरा गला पकड़ के और पीछे से घेर दिया और मिट्टी का तेल गिरा। कोई रह नहीं रहेगी तो फिर सारा किस्सा खत्म हो जाएगा। तो तेरी बदौलत से तो ये बच्चे बैठे हैं, अगर जिस दिन मैं मर गई उसी दिन तेरे को खत्म करके हम सारी कहानी खत्म कर देंगे, वहाँ प्लॉट कब्जा कर लेंगे। अभी प्रेम देवी की कहानी सुन के मुझे मुराही की कहानी याद आ गई, क्योंकि मुराही के कोई लड़का नहीं था, उसके सिर्फ 2 लड़कियां थीं। लड़कियां उसके 5 पैदा हुई, लेकिन 3 मर गईं, 1 लड़की बची थी। और उसका पति उसको किनारे करने के लिए, उस प्लॉट को बेचने के लिए उसके माँ बाप भी लग गए और उसको इतना तक किया कि उसको मार के, उसको बांध के, उसको बोरी में भर के जो है उसको बाहर कहीं फेंकने के लिए लेके जा रहा था। उसके पड़ोसियों ने जब हमको बताया तो हमने सब मिल के वहाँ पर पंचायत बुलाई पूरे कॉलोनी की, और पंचायत करके उसके प्लॉट को हमने बचाया और जो है वहाँ उसको गुजारे भत्ते के लिए एक पान का खोखा लगवाया, जिससे आज भी वो अपना गुजारा कर रही है। मंगोलपुरी को जब बसाया गया तो झुग्गी झोपड़ियाँ हटाने के बाद प्लॉटों को अलॉटमेंट किया गवर्नमेंट ने। तो जो लोग रहते थे उनको, अगर कोई गांव चला गया है, उसकी पत्नी है तो पत्नी के नाम में नहीं करा, उसका भाई तलाशा गया, उसका बेटा तलाशा गया, कोई भी सगा संबंधी तलाशा गया, उसके नाम में प्लाट अलाट कर दिए। आज तक ऐसा कोई भी मंगोलपुरी या सुल्तानपुरी किसी जे कॉलोनी में ऐसा नहीं है कि किसी औरत के नाम कोई प्लाट अलाट हुआ हो आज तक। दुर्गा देवी मेरा नाम है, पति मेरे गुजर गए, वो 2 भाई थे तो दोनों गुजर गए, तो अलग अलग साझे में थे ना, अलग अलग पेमेंट हो गए थे। इस वजह से मैंने अपना नाम करा। बाप कहता मेरा नाम करेगी तो झगड़ा होएगा, बेटा कहेगा मेरा नाम करेगी तो झगड़ा होएगा, इस सचेन के लड़ाई की झोपड़ी दूर पटकू ना मैंने अपने नाम करा। कहते शराब पी के आता है, शाम को क्या बनाइए क्या नहीं बनाइए, मेरे को कहते यहाँ से निकल। तो उसके कहता है तूने अपना नाम कैसे मकान कराया। आजकल लड़ाई होती है घर में, झगड़ा कोई समझाने तो है नहीं है। अगर ये ना दीदी हो शारदा दीदी तो पता नहीं मेरे साथ क्या करे क्या ना करे। उनके साथ दिक्कतें हो रही है, उनको खर्चा पता कहीं से नहीं मिल रहा, बेटा आता तड़पाता है, मारता है, पा करके आता है, करता है, तो इनको भी ये हक बनता है, ये जा करके कह सकता है कि मेरा बेटा की कमाई से मुझे इतना मिलना चाहिए। ये कोर्ट में जाकर के कह सकते हैं। बाप को, वाइफ को ये मेंटेनेंस है, पिता माता को और पत्नी को और बच्चों को भी। पहले तो 500 रुपया का था, अभी हाल में अमेंडमेंट हुआ है, हाल में संशोधन हुआ है पार्लियामेंट में और वो बिल पारित भी हो गया। अब 500 से ज्यादा किया जा सकता है, उसका कोई लिमिट अब नहीं है। अब वो देखा जाता है, जज साहब खुद देखते हैं, कोर्ट खुद देखता है कि कौन कितना कमाया है, उस हिसाब से बांटा जाता है। अब 500 का सीमा नहीं है, अब वो हटा दिया गया। A status is decided also by the property or the rights you have, not exactly property, but wherever the rights are denied, you have an inferior status. So one large area of property where the rights are denied will be removed for women, and when that equality is established, that will itself be a great thing for an equal society, a society of equal dignity. अगर संपत्ति जो माँ बाप की संपत्ति है, उस माँ बाप की संपत्ति में लड़की को बराबर का अधिकार मिल जाए, तो मैं समझती हूँ कि जो दहेज के लिए लड़कियों को जला दिया जाता है, लड़कियों के साथ मारपीट किया जाता है, उनको सताया जाता है, उनके ऊपर अत्याचार किया जाता है, दहेज का, स्त्री धन का, और उनके टीके में इतना चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, स्कूटर चाहिए, कार चाहिए, ये जो दहेज की
तरह तरह की मांगे हैं। मैं समझती हूँ कि ये दहेज की जो मांग है ये भी समाप्त हो जाएगी। अगर ये सब पहले से संपत्ति का बंटवारा हो जाए तो ये दिक्कत खत्म हो जाए। लड़की भी अपने अधिकार के साथ ये कह सकती है कि भाई इस लड़के के साथ मैं शादी करूंगी, इस लड़के के साथ मैं शादी नहीं करूंगी। वो उसका भी अपना एक अधिकार हो, बिना शादी करके भी वो जी सकती है। कानूनी दौर में उसको एक सुरक्षा मिलनी चाहिए। किसी ने जाके अगर अदालत में ये कहा होता है कि जैसे अलॉटमेंट होता है तो औरत के नाम में तो होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी तक। अगर एक भी केस अदालत में ये चला जाता कि जब अलॉटमेंट होते हैं तो औरत का भी हक है, या तो पति पत्नी दोनों को दिया जाए या पत्नी को ही दिया जाए, जैसे उसका पति नहीं है लेकिन पति पत्नी दोनों को नहीं है। लड़का को दे देंगे, उसके पति के भाई को दे देंगे, या भाई के बाप को दे देंगे यानी ससुर को, लेकिन औरत को नहीं देंगे। पिछले 50 सालों में औरतों के संपत्ति अधिकार में कोई खास बदलाव नहीं आया। हालांकि 1956 के हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम में भारत विधि आयोग ने 174वीं रिपोर्ट मई 2000 में कुछ सुझाव दिए हैं, जैसे कि स्त्रियों को भी पुश्तैनी जायदाद में संभागी माना जाए। जो हमारे जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी साहब है, वो चेयरमैन है लॉ कमीशन के ने, उन्होंने 174th लॉ रिपोर्ट दिया है। उसमें उन्होंने पूरा ये जो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन a man and a woman as regards the property rights in the Hindu society has been totally removed and abolished. हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम बहुत सीमित दायरे को से संबद्ध है। इससे भूमि सुधार अधिनियमों का कोई संबंध नहीं है। इसलिए वहाँ की जो परिस्थिति है, जो कानूनी स्थिति है, वो वैसी बरकरार रहेगी। उसके लिए तो अलग से सभी राज्यों को भूमि सुधार अधिनियम को संशोधित करना पड़ेगा। मुख्य बातें, किसी भी हिंदू पुरुष को पारिवारिक संपत्ति में जन्मसिद्ध अधिकार है। औरतों का पारिवारिक संपत्ति में जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है। उन्हें पारिवारिक संपत्ति से सिर्फ खाने पीने, रहने, पढ़ाई और शादी का खर्चा मिलने का हक है। पुश्तैनी मकान का बंटवारा सिर्फ पुरुष करवा सकता है। Wow.